हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है द उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, एग्जामिनेशन में अनफेयर मींस से संबंधित कोई एक्ट है जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस को, एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन को या एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में कोई अनफेयर मींस का इस्तेमाल ना हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो सके, यानी किसी के साथ इनबैलेंस क्रिएट ना हो सके। तो आइए देखते हैं ये एक्ट क्या कहता है। देखिए, ये एक्ट, अगर सोच के देखिए, आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके इक्वल फुटेज पे ही दूसरा व्यक्ति है, वो भी आपके साथ एग्जाम दे रहा है, लेकिन उस एग्जाम के लिए उसे बाहर से कोई हेल्प मिलती है, कोई सॉल्वर गैंग मिल जाता है। सॉल्वर गैंग यानी जो उस एग्जामिनेशन को सॉल्व कराने में मदद कर रहा है। तो आप सोचें, जब दोनों इक्वल फुटेज पे हैं, इक्वल ज्ञान रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये इनजस्टिस है, ये अमानवीयता है। तो क्या है, जैसे कहता है, ये इनजस्टिस है, यूथ के प्रति इनजस्टिस है। ऐसी माल प्रैक्टिसेस, ऐसी दुष्भावनाएं, ऐसा दुर्व्यवहार, ये एक इनजस्टिस है, सिन है, पाप है। ये नेशनल सिन है, राष्ट्रीय सिन है, ये पाप है ये। और इन एग्जामिनेशन की वजह से क्या होता है, एग्जाम में डिले होता है, एग्जाम का कैंसिलेशन होता है, और इससे फ्यूचर, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फ्यूचर बर्बाद होता है। फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। फाइनेंशियल लॉस मींस एग्जाम के लिए फीस भरते हैं, आने जाने का इतना पैसा लगता है, और भी बहुत सारी साइड बाय साइड एक्सपेंसेस हैं। तो पैसा तो लगा, पैसा तो रिकवर हो जाएगा, पर टाइम गया, वो कैसे रिकवर होगा? या साइकोलॉजिकल उसका, उसको धक्का लगा, मैंने एग्जाम दिया, इतनी मेहनत की, मैंने 100 दिन स्टडी करी, मैंने 3 महीने स्टडी करी, फिर भी उसका रिजल्ट रहे ये रहा कि एग्जाम लीक हो गया। तो ऐसे छात्र के या ऐसे अभ्यर्थी के मन पर क्या दुष्प्रभाव होता है, आपने देखा होगा। एंजाइटी का, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक्ट लाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान गारंटी देता है फेयरनेस और इक्वलिटी का, आर्टिकल 14 में, और आर्टिकल 16 में देता है कि सबके साथ एम्प्लॉयमेंट से या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातों में इक्वलिटी दी जाएगी, अगर आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिवलीहुड है सबका। तो अगर जो ये माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, नेशनल से भी है, एग्जाम में डिले हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपके संवैधानिक जो आर्टिकल्स, अनुच्छेद है, यानी संवैधानिक जो पक्ष दिए गए हैं, उसका भी तो वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 का फेयरनेस का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 16 में सबको अपॉइंटमेंट के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट के संबंध में इक्वल अपॉर्चुनिटी का, वो भी तो वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 में राइट टू लिवलीहुड, यानी अपने रोजगार जो पाने का है, मैं रोजगार ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अनफेयर हो गया। मैं एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होना था, वो रुक गया, वो हो नहीं रहा है, तो अनफेयर ही तो हो रहा है ना। तो यानी 14 का भी वायलेशन है, 21 का भी वायलेशन है, 16 का भी वायलेशन है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि यार इसके लिए कुछ रेमेडी होनी चाहिए, यानी कोई भी अगर बीमारी है तो रेमेडी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1998 में, 1998 में एक एक्ट लाया, द यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस। लेकिन ये बदलते माहौल में इनकेपेबल रहा। क्यों? 1998 का, यानी 1998 का जो एक्ट था, वह सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, उसकी लीकेज से संबंधित, उसमें अनफेयर मींस से संबंधित, तो यानी नकलबाजों से संबंधित, ये सब के लिए था। बाकी और इसमें कोई, इसमें जो कैंडिडेट था उसको कोई सजा भी नहीं थी। तो ये इतना, ये कैपेबल नहीं रहा, ये इतना लायक नहीं रहा। बहुत सारी एजेंसी ने सोचा भाई क्या किया जाए, बहुत सारे लोग मिले, सॉल्वर गैंग है, वो एग्जाम को लीकेज में वो कर रहे हैं। मेनली तो सॉल्वर गैंग है जो बहुत तेजी से उभरा, एग्जाम्स को सॉल्व
के लिए अपनी हेल्प दे रहे हैं, ऑनलाइन भी, फिजिकली मोड में, और बहुत सारे वे से। तो ये ऐसा देखते हुए कि भाई क्या हो सकता है, तो एक नया एक्ट आया गया 2024 में। उस दौरान हमने ये देखा कि भाई क्या-क्या चीजें चेंज हुई और नए एक्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो नया एक्ट आया 15 जुलाई 2024 को, नया एक्ट आया। और इसका क्या इसकी क्या रहा, अब देखें जरा। इट एम्ड एट इफेक्टिवली एंड लीगली डेटरिंग पर्संस, ऑर्गेनाइज गैंग्स, इंस्टीट्यूशन जो रॉन्गफुल गेन्स दे रहे थे, यानी रॉन्गफुल यानी गलत तरीके से लाभ दे रहे थे छात्रों को, या और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी दे रहे थे, या जो ऑफिसर्स थे जो एग्जाम लेने वाले उनको भी दे रहे थे, वो यानी कोई भी रॉन्गफुल गेन से लाभान्वित हो रहा था, उनको हटाने के लिए, सॉल्वर गैंग को हटाने के लिए, ऑर्गेनाइज गैंग को हटाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी। इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा? टू प्रिवेंट अनफेयर मींस, टू प्रिवेंट अनफेयर मींस लीकेज, और सॉल्वर गैंग को सजा करना, रोकना। तीन ही ऑब्जेक्ट हैं। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या इस एक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है अनफेयर मींस के रोकना, लीकेज को रोकना, सॉल्वर गैंग को रोकना, यानी प्रतिबंधित उसको लगाना। तीन ही ऑब्जेक्ट हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको लिखेंगे। दूसरा सवाल डेफिनेशंस के सवाल हो सकते हैं, तीसरा पूरे होल एक्ट के विषय में हो सकता है। तो अब क्या रहा, अब एक एक करके देखते हैं क्या है। सेक्शन 21B क्या कहता है? एग्जामिनी की डेफिनेशन देता है। देखिए, जब हम एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पर इस हमारे वीडियो में, तो हम एग्जाम भी जाने और एग्जामिनी भी जाने। और ये क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को लिया है जो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, 21B एग्जामिनी क्या है? मींस एनी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय एग्जामिनेशन अथॉरिटी टू अपीयर इन पब्लिक एग्जाम। और इसके अंदर स्क्राइबर्स होते हैं, उनके भी है। यानी जिस व्यक्ति को अथॉरिटी जो है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एग्जाम में अपीयर होने की अनुमति दी है, वो एग्जामिनी कहलाता है। और यदि कोई पीएच कैटेगरी से है, तो उसके साथ स्क्राइबर होता है, यानी उसकी हेल्प करने के लिए होता है एक, वो भी, उसको भी एग्जामिनी ही माना जाए। 21C कहता है एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या है। अब देखिए कौन कौन सी अथॉरिटी कहेंगी। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, और भी कोई बॉडी है, और कोई एजेंसी है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, कमेटी है जिसको बनाया गया है, ठीक है। और एनी अदर अथॉरिटी, एजेंसी, रिक्रूटमेंट कमेटी कंसिस्टेड डिक्लेयर इंगेज बाय द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूपीपीएस, यूपी ट्रिपल एससी, या कोई बोर्ड जो कि स्टेट ने बनाया है, या कोई बोर्ड जो अन्य बोर्डों ने मिलकर बनाया, जैसे रेलवे बोर्ड ने कोई बोर्ड बना दिया, यूनिवर्सिटी ने कोई अपना एग्जाम लेने के लिए कोई एक एजेंसी को ऑथराइज कर दिया, तो वो सब एग्जामिनेशन अथॉरिटी में काउंट होती हैं। अब देखें जरा, अब देखिए 21G में कहता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। एनी एग्जामिनेशन इधर क्वालिफाइंग और कॉम्पिटेटिव फॉर रिक्रूटमेंट और रेगुलाइजेशन और प्रोमोट, या तो रिक्रूटमेंट के लिए हो, रेगुलाइजेशन के लिए, और किसी चीज की बढ़ोतरी के लिए, पदोन्नति के लिए। कोई सा भी एग्जाम में क्या इंक्लूड है, जैसे कोई एग्जाम से नौकरी मिलती है, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया उससे आपको नौकरी मिली, या जैसे आपने पीईटी का एग्जाम दिया उससे ये नौकरी तो नहीं मिली, पर अगली नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी का एग्जाम हो गया। तो यानी क्वालिफाइंग हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। रेगुलाइजेशन होता है कि कोई अगर जो टेम्परेरी बेस पे है उसको रेगुलाइजेशन के लिए, या कोई लोअर पोस्ट पे तो हायर पोस्ट के लिए प्रमोशन। ये सब भी पब्लिक एग्जामिनेशन में काउंट होते हैं। पर वो एग्जाम किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा लिया जाना चाहिए, वो जो हमने लिस्ट दिखाई है। या एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड, यूनिवर्सिटी और बॉडी अंडर द क्वालिफाइंग और कॉम्पिटिटिव अवार्डिंग और ग्रांटिंग एनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, यानी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जो कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट देता हो, या और कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी कि एकेडमिक कोई डिग्री
या कोई क्वालिफिकेशन देता हो, वो एग्जाम भी काउंट होते हैं। तीसरा, एनी अदर एग्जाम है डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एग्जामिनेशन को पब्लिक एग्जामिनेशन घोषित किया हो, तो वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में काउंट होता है। अब देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है 2H। 2H में कहता है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मींस एनी ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ state government, local authorities, corporate undertaking wholly or controlled by state government. A body established include university और state government, society funded और पार्टली है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी सारे ही ऑफिस आ गए। आप ये मान के चलें, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडी वगैरह का होता है वो हो गया, या कॉरपोरेशन हो गया जैसे डीएमआरसी हो गया, रेलवे हो गया, अंडरटेकिंग होली ओन्ड और कंट्रोल बाय स्टेट, क्योंकि जितनी भी कॉरपोरेशन होती है या तो पूरी पूरी स्टेट गवर्नमेंट के, नहीं तो पार्शली तो होती है, वो हो गया। या यूनिवर्सिटी ने कोई अपना बॉडी एस्टेब्लिश इंक्लूड यूनिवर्सिटी, कोई अग्नि ऑफिस बना, वो वो भी पब्लिक सर्विस में काउंट होगा। या यूनिवर्सिटी का जो है, यूनिवर्सिटी की सेवाएं, वो पब्लिक सर्विस में है। या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, या किसी सोसाइटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, उस सोसाइटी ने बनाई, वो भी पब्लिक सर्विस में काउंट होती है। तो ये देखें, आपको आया होगा उम्मीद है कुछ समझ में कि पब्लिक सर्विस में क्या क्या काउंट होता है। तो देखिए 2(1)(k) में अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स क्या होता है देखते हैं जी। अनफेयर मीन्स में क्या क्या काउंट होगा। अनफेयर मीन्स टू टेक अनऑथराइज हेल्प, किसी भी व्यक्ति से अनऑथराइज हेल्प ले, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, चाहे मटेरियल हो, रिटर्न फॉर्म में, रिकॉर्डेड हो, कॉपी हो, प्रिंटेड हो, ऑडियो वीडियो हो, है ना, ऑडियो वीडियो नहीं, टेलीफोनिक हो, या कोई मार्क हो, जैसे किसी ने अपने बोर्ड पर लिख दिया, अपने रोल नंबर के पीछे लिख दिया, अपने जो वस्त्र पहने उस पर लिख दिया, जहाँ एग्जाम हो रहा है उसके फर्नीचर पर लिख दिया। और या इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट होता है जैसे ए की जगह बी एग्जाम दे आया, वो नहीं होना चाहिए। लीक हो या अटेम्प्ट टू लीक हो, या ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो, या क्वेश्चन पेपर अनऑथराइजली हो किसी के पास, या टू सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व, प्रोवाइड असिस्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का हो, टू टेम्पर विद द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स। तो ये आते हैं अनफेयर मीन्स में। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अनफेयर मीन्स का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जो उसने पूछा कि उत्तर प्रदेश के इस एक्ट में अनफेयर मीन्स का क्या अर्थ है, तो आप ये बता सकेंगे। या एग्जामिनेशन का क्या अर्थ है, एग्जामिनी का क्या अर्थ है, या पब्लिक सर्विस का। देखिए, जिस एक्ट का जो नाम है ना, उस नाम को टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के मेंस के परव्यू से। अब देखते हैं अनफेयर मीन्स क्या है। किसी से अनऑथराइज हेल्प लेना, चाहे लिखित में हो, चाहे ऑडियो वीडियो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक किसी फॉर्म में हो, किसी किसी वस्त्र पे लिखा हो, रोल नंबर पे लिखा हो, फर्नीचर पे लिखा हो, या एग्जाम को लीक करना हो, एग्जाम में दूसरे की जगह बैठना हो, क्वेश्चन पेपर अनऑथराइजली लेना हो, सवाल को सॉल्वर हो, कोई दूसरा सॉल्व करे, या जिस कंप्यूटर सिस्टम में ये सवाल है उसको लीक करे, अनऑथराइजली उसमें असिस्ट करे, वो सब अनफेयर मीन्स में आता है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान में रखें, ये डेफिनेशन आने वाली है। अब देखते हैं, अब कोई अपराध है तो उसकी सजा भी होगी। पहली सजा क्या है? सेक्शन 13 में कहता है कि रिजल्ट इन विदहेल्ड एंड डिवाइडेड फ्रॉम 1 ईयर। 13(1) में कहता है कि जो अनफेयर मीन्स के लिए, अनफेयर मीन्स का जो कोई छात्र यूज कर रहा था या संलिप्त पाया गया, संलग्न पाया गया, उसे रिजल्ट रोक लिए जाए और 1 साल के लिए बैरिड कर दिया जाए एग्जाम्स के लिए। 13(2) कहता है अगर कोई एग्जामिनी नहीं है, भाई मान लो मैंने लिख के और मैं एग्जामिनी नहीं हूं, या मैंने अनफेयर मीन्स का यूज किया और मैं एग्जामिनी हुई ही नहीं, मैं तो बाहरी व्यक्ति हूँ, मेरा तो एग्जाम ही नहीं है, तो मेरे एग्जाम को रोक के क्या करेंगे, मेरे रिजल्ट को रोक के क्या करेंगे? इसलिए उसमें सजा है 2 से 10 साल की, और फाइन भी है कुछ 13(2) में। 13(3) में क्या कहता है? पनिश्ड 2 to 10 years एंड फाइन रुपीज 2 से 10 लाख।
भाई 2 से 10 लाख में कौन कौन से एग्जाम है भाई, 2 से 10 लाख रुपए का फाइन है? ऐसा ऐसा तो उम्मीद नहीं है। कहता है कि सेक्शन 13(3) पनिश करता है 2 से 10 साल की सजा और 2 से 10 लाख रुपए जुर्माना। कौन? जो सेक्शन 5 कहता है, 13(3) में सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 10, सेक्शन 12, मतलब सेक्शन 13(3) भी इंपॉर्टेंट है। देखें कैसे इंपॉर्टेंट है जी। पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। किसी ऑथोराइज व्यक्ति के पोजेशन में क्वेश्चन पेपर था और उसने उसको डिस्क्लोज कर दिया। मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी हूँ, मेरे पास था क्वेश्चन पेपर और मैंने उसे डिस्क्लोज कर दिया, तो उसकी सजा 2 से 10 साल और 2 से 10 लाख रुपए है। दूसरा, मैं ऑथोराइज व्यक्ति था, प्रोहिबिशन टू गिव इंफॉर्मेशन, और मैंने कोई सूचना दे दी, तो भी तो भी मेरे को यही सजा है। या प्रोहिबिशन टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री की अनुमति नहीं थी, मैं अनऑथराइज व्यक्ति था और मैंने एंट्री मार ली, तो भी यही सजा। नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन सेंटर तो आपका मान लीजिए गोरखपुर में पड़ा, अमूक सेंटर में पड़ा, स्कूल में पड़ा, और एग्जामिनेशन खेतों में हो रहे हैं सॉल्व, तो वो नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए खेत तो ऑथराइज नहीं था ना, तो वो वहां एग्जाम हुआ तो आपको 2 से 10 साल की सजा और 2 से 10 लाख का जुर्माना। ध्यान रखें। 13(4) में देखें, 3 से 10 साल की सजा है और 3 से 10 लाख रुपए जुर्माना है। कैसे? प्रोहिबिशन टू असिस्ट, असिस्ट की अनुमति नहीं थी फिर भी असिस्ट किया, सहायता दी। सेक्शन 9 कहता है प्रोहिबिशन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक एग्जामिनेशन, मैंने इन्फ्लुएंस किया, कोई व्यक्ति है उसने इन्फ्लुएंस किया पब्लिक एग्जामिनेशन को, कोई किसी इस एग्जामिनेशन के लिए किसी को इन्फ्लुएंस किया, कोई अपनी सोर्स लगाई, तो उसके लिए भी 3 से 10 साल की सजा है। देखें आगे क्या कहते हैं। 13(5) में पनिशमेंट फॉर सॉल्वर गैंग, ये सॉल्वर गैंग की आ सकती है। क्या क्या है सॉल्वर गैंग की? 7 से 14 साल की सजा है, 10 से 25 लाख रुपए जुर्माना है, और रिपीट करने पर उम्र कैद की सजा है और 50 से 1 करोड़ का, 50 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना है। सॉल्वर गैंग की ये सजा है, आप देख लें, 7 से 14 साल की सजा, 20 से 25 लाख रुपए का जुर्माना एक ब्रैकेट में, और रिपीट किया तो उम्र कैद और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। देखिए कितना स्ट्रिक्ट मेजर है। यानी अगर सॉल्वर गैंग ने किया ये वाले काम, प्रोहिबिशन टू असिस्ट, असिस्ट करने का अनुमति नहीं थी, असिस्ट किया, प्रोहिबिशन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन को इन्फ्लुएंस किया, और प्रोहिबिशन अगेंस्ट सॉल्वर गैंग ही शैल बी लायबल टू, और सॉल्वर गैंग ने यहाँ काम किया सेक्शन 8, 9, 11 में, तो कितनी बड़ी सजा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कितनी हैवी सजा है। उसके बावजूद भी आप देखें पीसीएस के, यूपी ट्रिपल एससी में, या और भी कई एग्जाम में लीकेज की सूचनाएं आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, और कई तो वीडियो की ऐसी ऐसी क्लिप्स भी दिखाई जा रही हैं, अब ये नहीं पता एआई जनरेटेड है या मॉफ्ड क्लिप है, जिनमें एग्जाम की लीकेज की सूचनाएं हैं। देखिए 13(6) में कहता है पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद और 50 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना। कब? जब when any person causing threat to life or wrongful restraint of person associated with the examination authority। देखिए उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा है 50, एक ऐसा भी ऑफेंस है 13(6) में जिसमें उम्र कैद की सजा है, 50 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना है। कब? कब? जब जब एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, उसको आपने कहा अगर जो तूने मेरी मदद नहीं की, पेपर लीक नहीं किया, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, थ्रेट टू लाइफ, या उसको बंधक बना लिया या किडनैप कर लिया ऐसे व्यक्ति को जो एग्जाम से संबंधित हो, उसमें उम्र कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। देखिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सेक्शन 14 कहता है, हमने 13 जानना जरूरी था, 14 उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी, whoever being in touch with any work of profession and duty pertaining to public examination, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन के दौरान जिसकी ड्यूटी लगाई गई उसने ठीक से काम नहीं किया, विलफुल नेग्लेक्ट किया जो काम उसको दिया गया था, और मे रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे व्यक्ति को 2 से 7 साल की सजा और फाइन
किया जाएगा। ठीक है जी। विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एंड विच मे रिजल्ट इन द क्वेश्चन पेपर लीकेज। यानी असावधानी से भी, यानी असावधानी से भी और जो किसी ने काम किया तो उसमें भी सजा है। बेशक लीकेज अभी हुआ नहीं है, लीकेज होने की संभावना थी। तो ये देखें, ये- इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाना चाहिए। देखते हैं एक बार। आइए एक रीकैप ले लें हम। रीकैप में फर्स्ट, द उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 14, 16, 21। इंपॉर्टेंट सेक्शन है टू, टू है, मतलब मेनली टू, टू का, टू वन का बी, सी, जी, एच, आई, के, सेक्शन 13, सेक्शन 14 भी है पर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आपसे, इसमें मैं आपको बताऊं कि माइनर एक्ट में, चाहे ये वाला एक्ट हो या कोई सा भी एक्ट हो, सवाल क्या हो सकते हैं? सवाल ये हो सकते हैं किसी डेफिनेशन को बताएं। सवाल ये हो सकते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट हिस्सों को लेके पूछा जाए कि इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यह सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यह पूरे एक्ट क्या कहना चाहता है और कैसे बेनिफिशियल है। आपको ये जो मैंने समझाया है, ये हो सकता है आपकी समझ में आ गया हो सकता है नहीं भी आया हो, पर अब आप ये एक्ट अगर जो अपने आप से दोबारा इसको रीड आउट में जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। ज्यादा सेक्शंस को नहीं रटने हैं, ज्यादा चीजें नहीं दिमाग में रखनी है। ज्यादा रखेंगे तो 16 माइनर एक्ट हैं, सारे माइनर एक्ट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। और मेंस की स्पेशलिटी क्या है कि कुछ स्पेशल हिस्सों को लेके चलता है। माइनर एक्ट्स में हमेशा डेफिनेशन आती है, या किसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन आती है, या एक्ट का ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए एक रिकैप ले लें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, 16, 21, सेक्शन 21 का बी, सी, जी, एच, आई, के, और सेक्शन 13, सेक्शन 14 भी है बट दैट इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। हम अपने आंसर में क्या डालेंगे? हम डालेंगे कि लीक, एग्जाम की लीकेज होना नेशनल सिन है, एक राष्ट्रीय पाप के रूप में है एग्जाम का लीकेज होना। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देता है। आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, 16 का वायलेशन होता है, 21 का वायलेशन होता है। फिर हम ये लिखेंगे 1998 का जो एक्ट आया था वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए नए एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। नया एक्ट 15 जुलाई 2024 को आया। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था अनफेयर मींस को रोकना, ऑब्जेक्ट था लीकेज को रोकना, ऑब्जेक्ट था सॉल्वर गैंग को प्रतिबंधित करना। फिर हम सेक्शन 21 में जाएंगे, एग्जामिनी क्या है वो हम जानेंगे। एग्जामिनी कोई सा भी व्यक्ति जो एग्जाम दे रहा है, वो जिसे एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने अनुमति दी है, या उसके स्क्राइबर को, दोनों ही एग्जामिने में काउंट होते हैं। एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या है? यूपीएससी, यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन संस्थाएं हैं, या इनके द्वारा कोई एजेंसी जिन्होंने दी हो वो है, या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई एजेंसी बनाई हो वो है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ ये सब। 2G कहता है पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन कोई एग्जाम जो रिक्रूटमेंट के लिए हो, या क्वालिफाइंग हो, रेगुलाइजेशन के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, वो सब पब्लिक एग्जामिनेशन में काउंट होती है। या कोई बोर्ड का एग्जाम हो, जो कि बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, या किसी संस्था का जो कि डिग्री देती हो, सर्टिफिकेट देती हो, डिप्लोमा देती हो, या अन्य एग्जामिनेशन होता हो, उसे कहते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन। 21H में कहता है पब्लिक सर्विस क्या है? पब्लिक सर्विस स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस, लोकल अथॉरिटी की, किसी किसी कॉरपोरेशन की, या किसी अन्य संस्था की जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। सॉल्वर गैंग क्या होता है? सॉल्वर गैंग वो है, कोई एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का ग्रुप है जो खुद को इम्पर्सोनेट करे, या क्वेश्चन पेपर एक्वायर करे, खुद को बताए कि मैं, मतलब बी बताए कि मैं ए हूं और मैं एग्जाम दे रहा हूं, उसे उसे भी सॉल्वर गैंग कहते हैं, चाहे वो अकेला हो चाहे पूरे गैंग के साथ हो। या कोई कोई क्वेश्चन पेपर को ऑब्टेन करे जबकि वो अनलॉफुली ऑब्टेन करे, या एग्जामिनेशन में सहायता दे, उसे सॉल्वर गैंग कहते हैं। अनफेयर मींस
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी फॉर्म में ले, कॉपी करे, रिटन फॉर्म में दे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे, वायरलेस फॉर्म में दे, एनी फॉर्म में दे, किसी जगह लिखे, कॉपी में, पेन में, फर्नीचर पे, फिक्सचर पे, किसी कपड़े पर, रुमाल पर, रोल नंबर के पीछे, वो सब अनफेयर मीन्स में आ सकता है। किसी सॉल्व करे, अटेम्प्ट करे सॉल्व करने का, या जिस कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा पेपर है उसको उस तक एसेस करे। सजा है सेक्शन 13 में, 13A कहता है 1 साल की सजा है, जो एग्जाम में अनफेयर मीन्स का यूज करे एग्जामिनी के लिए 1 साल की सजा है। और जो मतलब 1 साल की सजा, 1 साल के लिए उसे एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा, रिजल्ट उसका विदहोल्ड कर दिया जाएगा। 13(2) में कहता है 2 से 10 साल की सजा होगी अगर वो एग्जामिनी नहीं है तो। 13(3) में कहता है 2 से 10 साल की सजा और 2 से 10 लाख रुपए का जुर्माना, सेक्शन 5, 6, 7, 10 और 12 के तहत। सेक्शन 13(4) कहता है 3 से 10 साल की सजा और 3 से 10 लाख का जुर्माना, सेक्शन 8 और 9 के तहत। सेक्शन 13(5) जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्वर गैंग के लिए, सॉल्वर गैंग कहता है 7 से 14 साल की सजा और 10 से 25 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर रिपीट हुआ तो ये उम्र कैद से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा 8, 9, 10 के तहत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 13(6) कहता है उम्र कैद से लेकर 50 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यदि कोई एग्जामिनेशन अथॉरिटी को जान से मारने की धमकी देता हो या उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन लगाता हो, यानी कहीं उसको उसे बंधक बनाता हो या किडनैप करता हो। सेक्शन 14 कहता है कि जिसकी ड्यूटी थी काम को संभालने की एग्जामिनेशन को और विलफुली नेग्लेक्ट होता है उसके द्वारा, और वो मतलब जानबूझ के नेग्लेक्ट करता है ताकि लीक हो जाए पेपर, तो ऐसे व्यक्ति को 2 से 7 साल तक का सजा मिलेगी। तो ये एक रिकैप था। मेरी आपसे बार बार विनती यही है कि जो मैं बता रहा हूं उन्हीं सेक्शंस को फोकस करें क्योंकि मेंस के एग्जाम में वही आने हैं। आर्टिकल 14, 16, 21, आर्टिकल 2, सेक्शन 2 का के सब पार्ट और सेक्शन 13, 14 भी इंपॉर्टेंट है, उतने नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना थी। ये एक्ट मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करी गई है। आप किसी भी चैनल पर या किसी भी तरीके से पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ही होगी। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उन सेक्शंस पे ध्यान दें, आपकी सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद।